हम लोग फोटोसिंथेसिस में शुगर ट्रांसलोकेशन का यह दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शुगर जो ट्रांसलोकेट होता है और साथ ही फ्लोएम के बेसिक स्ट्रक्चर को, शिव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स को देखा था। आज उसी से आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर शिव ट्यूब एलिमेंट को देखें तो ये लगता है जैसे कि छानने का, क्योंकि शिव का मतलब होता है छन्नी, जो छानता है, जैसे चाय छाना जाता है, कुछ और भी चीजें छानी जाती हैं। ये बड़ा यूनिक है। यह जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल बड़े यूनिक फीचर्स रखता है। जैसे पहला है इन्यूक्लिएटेड, अर्थात न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट इन फंक्शनल वन। जो फंक्शनल हो जाता है मतलब मैच्योर जाता है, उसमें ये न्यूक्लियस नहीं रहता है ऐसे। सेकेंड होता है कि जैसे और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी नेटवर्क, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, टोनोप्लास्ट, ये सभी एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जैसे हम लोग मैमेलियन आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह का कुछ बिहेवियर ये भी शो करता है। मैमेलियन आरबीसी भी मेच्योरिटी के समय बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल को लूज कर देता है। ये भी लूज कर दिया है। उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा रहता है आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। जब लोग काफी स्टडी कर हो चुका है इस पर, इसलिए कोई संदेह नहीं है। अगर सिव एलिमेंट डैमेज हो जाए तो वो भर दिया जाता है। डैमेज्ड सिव ट्यूब एलिमेंट, ना बोले तो सेल ही बोल सकते हैं, इज सील्ड। किस चीज से सील्ड हो जाता है? सील्ड ऑफ पी प्रोटीन्स एंड कैलोस। ये सब सीलिंग मटेरियल होते हैं जो उसको क्या करता है, भर देता है। मतलब डैमेज हुआ, उसको भर दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे पी प्रोटीन की बात करते हैं, नाम से पता चलता है कि ये फ्लोएम का प्रोटीन है। ये एक प्रकार का स्लाइम है, जेली की तरह होता है ये स्लाइम जो है, मतलब पी प्रोटीन जो है, वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, लेकिन एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में ये मिलता है। इस पी प्रोटीन के बारे में हम लोग और क्या बोलते हैं कि ये सिंथेसाइज होता है कहाँ पर? कंपेनियन सेल्स में, सिंथेसाइज्ड इन द कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और वही कंपेनियन सेल्स, इसकी सप्लाई किसको की जाती है? ये सिव ट्यूब सेल्स जो होता है उसमें की जाती है। लोगों ने पी सेल्स के बारे में काफी स्टडी किया, कुछ कुछ बड़े यूनिक चीजें मिली। लाइक जैसे कि कुकुरबिटा, इन कुकुरबिटा पी सेल के दो वेरिएंट मिले। सर, पी प्रोटीन्स के दो वेरिएंट मिले। पी प्रोटीन्स में दो वेरिएंट मिले, दो टाइप के मिले। कौन कौन से मिले? PP1, पी प्रोटीन 1 एंड PP2, ठीक है। ये जो PP1 है ये एक यूनिक वर्क कर रहा है वहां पर, और उसका नाम है फ्लोएम फिलामेंट प्रोटीन, कुकुरबिटा में। और जो PP2 है, उसका दूसरा काम है
इसको कहा जाता है वहां पर फ्लोएम लेक्टिन। फ्लोएम लेक्टिन। लेक्टिन मतलब ऐसा प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकता है। तो दोनों का इस तरह से वहां पर स्टडी किया जाता है। अब जब बात आती है कंपेनियन सेल्स की, अभी तो हम लोग सिर्फ इलेवेंथ सेल में थे, अब चर्चा होने लगी कंपेनियन सेल्स की। भाई कंपेनियन सेल का क्या? तो जब कंपेनियन सेल की बात आती है, यह एक लिविंग सेल कहलाती है कि एक लिविंग सेल है, न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल। तो ऑब्वियसली है कि इसमें न्यूक्लियस है, तो सब मेटाबॉलिज्म जो भी होगा ये सब काम करेगा, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और साथ ही साथ इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है, इट प्रोवाइड्स, या दे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड रिक्विजिट्स ऑफ सिव एलिमेंट। सिव एलिमेंट, सिव ट्यूब लिख देते हैं, ट्यूब की तरह होता है, सिव ट्यूब एलिमेंट थ्रू, दोनों सेल के बीच में किसके माध्यम से भेजता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा इसमें काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ क्या है कि ये जो ये जो कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के अंदर में तीन कैटेगरी देखा जाता है। कंपेनियन सेल्स की बात हो तो तीन कैटेगरी के दिखते हैं। एक खुद कंपेनियन सेल, दूसरा ट्रांसफर सेल्स, ट्रांसफर सेल्स, और तीसरा इंटरमीडिएरी सेल्स, इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएटरी सेल, ऐसे भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएटरी सेल्स। सो बड़ा महत्वपूर्ण है कि कंपेनियन सेल के भी तीन रूप हैं। एक खुद कंपेनियन सेल के रूप में जो काम करता है, ये सेल्स ग्रीन होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा उतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेस प्लाज्मोडेस्माटा, कम होते हैं इसमें। दूसरे होते हैं ट्रांसफर सेल्स। ट्रांसफर सेल्स में काफी ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा होता है, मोर प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, खूब सारे फिंगर लाइक ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा हो गए। इंटरमीडिएरी सेल्स इन सेल्स के बीच में होता है जो पैकेजिंग का काम करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कंपेनियन सेल और सिव सेल्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सेल्स के कारण ही चीजें जो है वो मूव करके जा पाती है। लेकिन कैसे जाती है, क्या इसका मैकेनिज्म, कैसे काम होता है? अब देखिए, एक टर्म है सोर्स टू सिंक पाथवे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम खाना खाते हैं, फूड हमारा सोर्स होता है एनर्जी का, और सिंक मतलब हो गया कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, तो फिर से 3 4 5 घंटे में हम लोग को भूख लग जाता है, फिर हम सोर्स डालते हैं, फिर सिंक होता है। ये पाथवे जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पाथवे है, क्योंकि इस पाथवे में क्या होता है, खर्च हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ये सप्लाई चेन को मेंटेन करता है शुगर के, ताकि वो मूव करता रहे। ये सोर्सिंग पाथवे जो है, ये एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल एंड डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल पैटर्न्स को फॉलो करता है। एनाटॉमिकल मतलब ही हो गया किस प्रकार के टिश्यूज हैं, किस प्रकार के सेल्स हैं, और कहाँ से खर्चा होगा। जैसे कि अगर हम बोले तो जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ, ये ग्रीन लीफ क्या है? सोर्स है। किसके सोर्स है? शुगर के। जैसे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। हम्म। लेकिन स्टेम, रूट्स,
ब्रांचेस, ये सभी क्या है? ये वो एरिया है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यहाँ खर्चा होता है, सिंक। अब एक बात यहाँ पर ये भी है कि इसमें लीव्स भी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा थोड़े कि लीफ सिर्फ बनाकर ही देगा, खुद भी तो अपने लिए रखेगा। ये सब जगह है जहाँ पर जो शुगर है वो खर्च होता है, स्टोर होता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो सब बाकी सारे काम करता है। सोर्स ग्रीन लीफ है, और सिंक जहाँ पर ये खर्चे होते हैं, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस और लीफ खुद भी। इस प्रकार से एक डिमांड एंड सप्लाई चेन यहाँ पर बन जाता है। रेट ऑफ मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर की बात हो, तो हम ये मानते हैं कि जो सेल जितना, जो टिश्यू जितना एक्टिव होगा, मोर एक्टिव टिश्यूज, तो हायर रेट ऑफ मूवमेंट, हायर रेट ऑफ द मूवमेंट। क्योंकि साफ साफ बात है कि कोई ज्यादा जो एक्टिव टिश्यू होगा वो ज्यादा खर्चा करेगा शुगर पर, उसको ज्यादा चाहिए। और जो लेस एक्टिव टिश्यूज होंगे वो उसकी तुलना में कम खर्च करेंगे, उनका सिंक कम होगा, उनको कम चाहिए। तो ये जो रेट है, मतलब किस रफ्तार से ये पूरे प्लांट में मूव करेगा, ये दो टर्म से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पहला है रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखे, स्पीड इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डायरेक्शनल होता है। इसका फिक्स है कि किसी न किसी एक खास डायरेक्शन में ये जाएगा। और दूसरा जिस मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर, ट्रांसफर रेशियो। मास ट्रांसफर रेशियो को हम ऐसे बड़े सिंपल टर्म में भी समझाते हैं कि किसी के हमने 10-10 रोटी दो लोगों के सामने रख दिया। 1 घंटे बाद हम आए तो एक आदमी के पास 10 में से 9 रोटियां बची हुई थी, और दूसरे के पास 10 में से 2 रोटियां बची हुई थी। इसका मतलब हुआ कि मास ट्रांसफर किस में ज्यादा हुआ? सेकंड वाले में। उसने 8 रोटियों का जुगाड़ लगा लिया, खा लिया। तो मास ट्रांसफर रेशियो जो है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। मास ट्रांसफर के माध्यम से हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि शुगर कहाँ कहाँ ज्यादा जा रहा है, कहाँ उसका ज्यादा सिंक है, कहाँ ज्यादा खर्च किया जाता है। और इस मास ट्रांसफर में ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग होता है। ये ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग कार्बन के आइसोटोप्स, या तो 11 या C14 आइसोटोप्स का यूज करते हैं, और यूज करके हम ढूंढते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। लीफ से कहाँ जा रहा है, ब्रांच में जा रहा है कि स्टेम में जा रहा है कि रूट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और साथ ही साथ कितना जा रहा है ये भी पता चल जाता है। मान लो कि हम 100 ग्राम निकाले, लीफ से 100 ग्राम चला, और कहीं स्टेम में गया तो फिर उसके बाद 15 ग्राम गए, मतलब हम ये पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है ये। जब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन की बात आती है, तो 1930 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मंच। उन्होंने पहली बार बहुत तरीके से एक मॉडल को प्रस्तुत किया शुगर ट्रांसलोकेशन में, और उस मॉडल को कहते हैं हम लोग प्रेशर फ्लो मॉडल। शब्द से ही पता चलता है कि दबाव की मदद से चीजों को मूव करना। ऐसे मैंने कैसे कहा, कोई टिश्यू है वो बहुत खर्च कर रहा है, वो बहुत शो करेगा कि मुझे बहुत जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है। रिजल्ट क्या होगा? कि शुगर उधर मूव करेगा तेजी से। इस मॉडल में क्या बताने की कोशिश की गई थी, वो ये था कि फ्लो ऑफ सॉल्यूट, फ्लो ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सुक्रोज को ही हम मान के चलते हैं, इन द सिव एलिमेंट, सिव ट्यूब। हम्म ये जो फ्लो होता है सिव ट्यूब में शुगर का, इज
ड्रिवन, कौन इसको ड्राइव करता है? तो ड्रिवन बाय ऑस्मो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखिए, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, किसके बीच में? बिटवीन सोर्स एंड सिंक। बड़ा आरामदायक है। मान लो कहीं हम भूख लगी है, खाना खा रहे हैं, तो रोटी खत्म हो जाता है, हम लोग बोलते हैं, "अरे भाई खाना जल्दी से लाओ, रोटी लाओ, रोटी लाओ जल्दी से।" तो वो सामने वाला दौड़ के रोटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि सिंक जितना पावरफुल रहेगा उतना ही प्रेशर जनरेट करेगा वो, कि उसको सोर्स से सप्लाई मिलता रहे। तो ये बड़ा ही आरामदायक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि साहब जितना हम खाएंगे उतना हम डिमांड करेंगे। जिसको जितना भूख लगेगा वो उतना चिल्लाएगा कि मुझे रोटी दो, मुझे रोटी चाहिए, और उसको उतना ही सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला में ये कहता है कि प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल। दिस वन इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको साई कहते हैं। और ये जो है पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। जब भी आप वाटर पोटेंशियल या कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा इसको इंडिकेट किया जाता है। ये साई डब्ल्यू का मतलब हो गया वाटर पोटेंशियल, और ऑब्वियसली साई एस का मतलब हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमको मूवमेंट किसका कराना है? सॉल्यूट का। ठीक है, ये सारे सॉल्यूट हमको कहाँ मिल रहे हैं? वाटर में, अर्थात जो मीडियम है वाटर है। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या पैदा हो रहा है? प्रेशर। हायर द प्रेशर, अब मान लो बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि 10 यूनिट जो है वो वाटर पोटेंशियल है, मतलब भूख है, वाटर की सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी होती है। अभी सॉलिड पोटेंशियल 8 है, तो ऑब्वियसली प्रेशर पोटेंशियल सिर्फ 2 होगा। अगर वाटर पोटेंशियल 10 है और सॉलिड पोटेंशियल 2 है, तो प्रेशर पोटेंशियल हाई होगा। क्यों? क्योंकि 10 में 10 अगर मिल जाएगा तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में सॉलिड पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। वैसे एक अलग यूनिट पढ़ाते हैं जहां पर वाटर रिलेशनशिप, वाटर प्लांट रिलेशनशिप है, वहां पर इसको समझने का और भी मौका मिलता है। लेकिन हम बड़ा एक ब्रीफ सा यहाँ पर छोटी सी जानकारी हम दे देते हैं, ताकि दिमाग में वाटर पोटेंशियल की कैपेसिटी, मतलब आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि वाटर पोटेंशियल किसको कहते हैं। जो वाटर पोटेंशियल है, ये इसका ये कहता है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डू वर्क। पानी की वो कैपेसिटी जिससे कि पानी काम कर सकता है। तो पानी का काम क्या है? टू सोल्यूबलाइज, अपने टू, मतलब डिजॉल्व, टू डिजॉल्व सॉल्यूट। ये सॉल्यूट को अपने में घुलाता है। अब सोचो, एक ग्लास है, इस ग्लास में प्योर वाटर, तो हम प्योर वाटर कहते हैं का मतलब, कहने का मतलब क्या है? नो सॉल्यूट, यहाँ कोई सॉल्यूट नहीं होगा, ओनली वाटर है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होती है, मतलब इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या है? मैक्सिमम है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है। लोगों ने कहा कि मैक्सिमम जो पावर है उसको हम लोग जीरो मान लें। अब इस ग्लास में जो पानी है उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल दें। अब हम इसमें क्या मिला दिए? सोडियम क्लोराइड। तो अब वाटर पोटेंशियल में हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट।
और कितना ऐड किया, तो मान लो कि हम कहते हैं कि अभी 1 चम्मच हमने इसमें डाला है, तो अब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि मान लो इसमें अगर 10 चम्मच सोडियम क्लोराइड मिलाया जा सकता है, अगर हम 1 चम्मच मिला दिए हैं तो अब 9 चम्मच ही इसमें मिला सकते हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सैचुरेट हो जाएगा, इसमें कुछ भी हम घुला नहीं सकेंगे। तो जैसे जैसे इसमें हम मिलाते चले जाते हैं सॉल्यूट, वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, घटते चला जाता है। अर्थात यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए वाटर पोटेंशियल का ये कॉन्सेप्ट जो है वहां पर डाला गया। और वहां फॉर्मूला होता है कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वैसे तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लोग जोड़ते हैं, लेकिन उसको अगर नेग्लेक्ट कर लें तो ये दो फॉर्मूलास बनता है। इसलिए प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सॉलिड पोटेंशियल। ये अलग चैप्टर में है, उस चैप्टर में ये चीजें आएंगी, बट ये बहुत जरूरी है कि इन विषयों को दिमाग में भी हमें रहना चाहिए, इसलिए मैंने ब्रीफ यहाँ पर बता दिया। अब है कि सॉल्यूट जितना घटेगा, प्रेशर उतना बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि ये प्रेशर पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल, क्यों, वाटर को तो घटा नहीं सकते हम लोग, और ये सॉलिड पोटेंशियल है। अभी सॉलिड पोटेंशियल जितना, मतलब जितना ही घटते चला जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल उतना ही बढ़ते चला जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, वो सोर्स से उन चीजों को क्या करता है, डिमांड करता है। सोर्स को बोलता है कि आप मेरे पास भेजिए। क्यों भेजिए, क्योंकि हमारा सॉल्यूट खत्म हो रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी ड्रिवेन ड्रिवेन फ्लोएम लोडिंग होता है। यही सब चीज अब डिस्कस किया जाता है, और इन्हीं सब चीजों से बहुत सवाल जवाब किया जाता है। फ्लोएम लोडिंग, भाई फ्लोएम कहाँ लोड करेगा, तो लीफ हमारा सोर्स है, तो लीफ से फ्लोएम लोडिंग होगा। ठीक है ना, लीफ अपना जो शुगर है, सुक्रोज है, हम अभी ऐसे सुक लिख दे रहे हैं, इसको फ्लोएम में लोड करेगा। फ्लोएम लोडिंग में किस में लोड करेगा, तो हम लोग फ्लोएम लोडिंग में ये सिव एलिमेंट सिस्टम जो है उसमें लोड करेगा। और उसके बाद ये कहाँ पर आएगा, लीफ से मान लो स्टेम में अगर खर्च हो रहा है, तो सिंक हो गया, स्टेम जो हो गया वो सिंक पोजीशन हो गया, वहां पर आके ये इसको सप्लाई कर देगा। स्टेम और डिमांड करेगा कि मुझे और शुगर चाहिए, लीफ तब तक सपोर्ट करते रहेगा, सप्लाई करते रहेगा, जब तक ये डिमांड होते रहेगा। और इसमें क्या है, एनर्जी ड्रिवन, अर्थात हर हाल में सप्लाई करना है। सप्लाई के लिए क्या करेगा, पैसा भी प्रोवाइड करेगा, मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। भाई हम तुमको एटीपी दे रहे हैं गुरु, तुम हमको खाना भेजो, तुम सुक्रोज भेजो, क्योंकि हम फंक्शनल पार्ट, हमें खर्च करना। इसलिए आप देखेंगे कि मान लो अब रात का समय है, रात के समय में तो कोई फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो उस वक्त भी तो स्टेम को जरूरत होता है। तो स्टेम जो है वो फूड अर्थात कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, किसमें, फूड स्टोरेज। और ये स्टोरेज का फॉर्म क्या होता है, स्टार्च। और इसको ये कहाँ रखता है, पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उसमें ये स्टोर करके रखता है, ताकि जब सप्लाई का नहीं हो तो हम उसको, जैसे कैसे चावल धान जो है वो ऐसे करके, मतलब हम सोचते हैं उसको अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सालों भर मिलता है, क्योंकि हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रेशर फ्लो मॉडल का, वो यही है कि जितना जितना खाना खिलाओगे, जितना जितना खर्चा होगा, उतना उतना उसका डिमांड होते चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लोएम लोडिंग और इसका एग्जैक्ट ऑल मैकेनिज्म।